Hello guys. Now we will first discuss the basics of electrical and electronic circuits. इसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है रेजिस्टेंस का. ठीक है, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर. रेजिस्टेंस क्या होती है? बेसिकली ऑपोजिशन होती है जो करंट के फ्लो में आए, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं. और उसके लिए बेसिक जो लॉ है वो क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर. V इज इक्वल टू आई आर का मतलब क्या है कि अगर एक रेजिस्टेंस है उस पर आप वोल्टेज अप्लाई करें तो एक करंट फ्लो करता है. ठीक है, देखिए रेजिस्टेंस क्या है? लोड. एक होना चाहिए सोर्स एसी या डीसी. हम अभी डीसी में रहते हैं. और तीसरी चीज क्या है? कनेक्शन. क्या होना चाहिए? कनेक्शन. अच्छा, इसमें एक टर्म होती है स्विच और एक फ्यूज. इसमें फर्क होता है, स्विच में और फ्यूज में फर्क है. स्विच क्या करता है कि सर्किट को ऑन ऑफ करवाता है, यानी ऑन ऑफ करवाएगा सर्किट को. मसलन यहाँ पे अब ये ट्यूब लाइट है, इसमें अगर एक छिपकली आ जाए जो इसको शॉर्ट कर दे तो क्या होगा? क्या बंद हो जाए? क्या बंद होगा? क्या होगा? कैसे नहीं पास करेगा? क्या होगा? क्या क्या होगा? सर्किट ब्रेक होगा. ये जो स्विच है ये नीचे हो जाएगा. तो कहां से होगा? वायर ब्रेक हो जाएगी. हाँ, यानी हीट पैदा होगी ना फिर, क्योंकि अगर हमने कोई प्रोटेक्शन नहीं लगाई हुई तो बहुत ह्यूज करंट फ्लो करेगा. आई इज इक्वल टू वी ओवर आर. आर जीरो कर दें तो आई इन्फिनिटी हो जाएगा थ्योरेटिकली. तो यानी बहुत ह्यूज करंट फ्लो करेगा, हीट पैदा हो गई आई स्क्वायर आर, और आग लग जाएगी. तो आग लगती तो नहीं है, अल्लाह माफ करे, हर घर में. तो अगर यहाँ छिपकली लग आ जाए इस तरह करते हैं कि यहाँ भी आग लगेगी, मतलब क्या होगा फिर? अच्छा, एक चीज आप सोचें जरा, आप थोड़ा और दिमाग लगाएं. कोई चीज ऐसी होगी जो बंद होगी, कुछ ना कुछ इसको बचा लेगा, बच जाएगा. ये फ्यूज किधर लगा है? यहाँ पे ब्रेकर. कहाँ लगा हुआ है? बाहर डीबी पे लगा हुआ है. तो ब्रेकर इज द प्रोटेक्शन ऑफ योर सर्किट. वो ट्रिप हो जाएगा. पहले फ्यूज लगते थे, लेकिन फ्यूज में इशू ये है कि वो ब्लो हो जाता है. फ्यूज क्या करता है? ब्लो हो जाता है, आपको उसको जाके दोबारा नया लगाना पड़ता है. ब्रेकर में क्या होता है? इसकी एक लाइफ होती है स्विचिंग ऑपरेशन की, ऑन ऑफ की. अच्छा, इनकी कोई ऐसी लाइफ नहीं होती इसकी जिंदगी 10 साल है, 15 साल है, ये नहीं होती. इनकी लाइफ होती है नंबर ऑफ ऑपरेशन कि कितना ये चल सकता है. ठीक है ना, कितनी बार ऑन ऑफ ये हो सकता है. तो ब्रेकर में इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन. ठीक है, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन होगी ब्रेकर की. आजकल के ब्रेकर बड़े एडवांस आ गए, उसमें ओवरलोड प्रोटेक्शन भी होती है कि अगर मसलन ये फिक्सर 1 एम्पेयर लेता था, अब ये 1.5 लेना शुरू हो गया, तब भी वो ट्रिप कर सकता है. उसमें कर्व होती है, इनवर्स कर्व. खैर वो एक अलग एक स्टोरी शुरू हो जाती है. आपको क्लियर हो गया कि स्विच में और ब्रेकर में फर्क? स्विच का काम है ऑन ऑफ कराना, लेकिन इसमें जो अगर ब्रेकर है या फ्यूज है उसका काम है प्रोटेक्ट करना. प्रोटेक्शन क्या बोलते हैं उसको? प्रोटेक्शन. अच्छा, ठीक है. अब रेजिस्टेंस का अब V इज इक्वल टू आई आर. आई आर का मतलब ये है कि जो रेजिस्टेंस R है उसमें अगर आप बैटरी कनेक्ट करें, उसके साथ कनेक्शन पूरा करें, कंप्लीट लूप बनाएं उसको, तो उसमें करंट गुजरता है. और करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर वोल्टेज. वोल्टेज को बढ़ाओगे करंट भी बढ़ जाएगा, वोल्टेज को कम करोगे तो करंट भी कम हो जाएगा. ठीक है, दिस इज योर ओम्स लॉ. नेक्स्ट आता है इंडक्टर. इंडक्टर क्या होता है कि तार लें, तार को घुमा दें, यूं ऐसे घुमा दें, वो इंडक्टर बन जाता है. देखें, अल्लाह के काम है, देख लें, उसकी प्रॉपर्टीज टोटल चेंज हो जाती हैं. अब उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड तो खैर आपके कंडक्टर में भी होती है, जब आप उसमें करंट डीसी गुजारते हैं तो राइट हैंड रूल के तहत उसमें आती है ना. आपने किया होगा एक्सपेरिमेंट मैट्रिक वगैरह में, एफएससी वगैरह में करते हैं हम, कैंपस रख के वो सारा उसमें प्लॉट करते हैं बाकायदा. एक करंट कैरिंग कंडक्टर, उसके क्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही होती है. तो अगर उसको मैं कॉयल कर दूं, कॉयल बना दूं उसकी, तो वो क्या होता है? एक इंडक्टर बन जाता है. क्या बन जाता है? इंडक्टर. अब इंडक्टर जब बन गया और इसमें से जब मैंने डीसी गुजारना है, तो सबकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना अंदर, वो पैरेलल में होने की वजह से बड़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है. यानी सबकी जमा हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड. यानी हर टर्न की, टर्न है ना, टर्नें मैंने दी हैं, तो उसके अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है. अच्छा, ये यूज़ कहाँ होती है? सोलेनोइड वाल्व के अंदर. मसलन आपने अपनी जो वॉशिंग मशीन्स हैं घरों में यूज़ होती हैं, तो उसके अंदर एक वाल्व होता है सोलेनोइड वाल्व, जो पानी को आगे पास करवाता है. उसमें होता क्या, ये सोलेनोइड लगा होता है कि कॉइल लगी होती है, कॉइल के अंदर एक प्लंजर होता है मेटालिक. मसलन कॉइल डी एनर्जाइज है तो वो प्लंजर लगा हुआ है, उसके ऊपर एक स्प्रिंग लगाया होता है जो उसे दबा के रखता है, और नीचे वो डायफ्राम पे अपना लगाता है फोर्स, और इनकमिंग और आउटगोइंग को बंद कर देता है. ऐसे ही है जैसे एक पैसेज है, दरवाज़ा, जैसे इस कमरे से आप एंटर हुए, ये दरवाज़ा है ना,
ठीक है, ये दरवाज़ा। इसी तरीके से वो वेल्व के वेल्व की एक इनकमिंग है और एक आउटगोइंग। घरों में टूटी, यहाँ बेसिन की टूटी क्या होती है, उसकी आप फुल बंद कर देते हो जब आपने उसको जो है वो पानी यूज़ करना है, या अगर तो ऑन ऑफ हो तो फुल पानी आएगा, फुल पानी बंद, ऑन ऑफ टाइप की। लेकिन नॉर्मली घरों में ऑन ऑफ नहीं होती, मॉड्यूलेटिंग होती है। ये देखो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ साथ साथ जो इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यूज़ होती है। ऑन ऑफ कंट्रोल है, यानी ऑन ऑफ नहीं है, ऑन ऑफ वन बाइनरी 1010 नहीं। मॉड्यूलेटिंग का मतलब ये है कि वो 10%, 20%, 30%, 50% खुल सकती है, 70% खुल सकती है, 100% भी खुल सकती है। इसको कहते हैं मॉड्यूलेटिंग। ये कंट्रोल वेल्व के लिए हम टर्म यूज करते हैं कि वेल्व या तो सोलेनोइड वेल्व 10 है, या 1 है, या 0 है। 0 का मतलब है कि वो टोटल बंद है, कॉइल उसकी बंद है, ठीक है, पानी नहीं जा रहा आगे। हाँ, अगर उसके आपने कॉइल को डीसी सप्लाई दे दी, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, या एसी भी देते हैं, एसी पे भी चल जाती है वो, उसमें एक अलग मैकेनिज्म होता है कि एसी के भी होते हैं, एसओवीज डीसी के भी होते हैं। तो अगर आपने उसको सप्लाई दे दी तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई, उसके अंदर जो प्लंजर था आप उस पर वो मैग्नेटिक इफेक्ट के थ्रू वो ऊपर उड़ जाता है, और वो जो नीचे रास्ता होता है वो फिर ओपन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह क्या चलता है आपका सोलेनोइड वेल्व, सोलेनोइड वेल्व। अच्छा, दूसरी एक और प्रॉपर्टी होती है इंडक्टर की। इंडक्टर जो है ना वो करंट को अपोज करता है, करंट को फौरन चेंज नहीं होने देता है। ऐसा नहीं होता कि एक वक्त में इसमें करंट 1 एम्पियर है, अगले लम्हे इसमें 2 एम्पियर हो जाए, नो। इसी तरह कैपेसिटर है, कैपेसिटर में वोल्टेज एकदम चेंज नहीं हो सकता कि अभी 1 वोल्ट था कैपेसिटर अभी 2 हो गया, ऐसा नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता इसमें करंट चेंज होता है इंडक्टर में। तो मैं करंट इंडक्टर को कहाँ यूज़ कर सकता हूँ, जहाँ मुझे स्टेबल करंट चाहिए, जहाँ मुझे स्टेबल करंट चाहिए वहाँ मैं इसको सीरीज में लगा दूंगा, ठीक है, ताकि करंट में ज़्यादा चेंजेस ना आने दें। और अगर मुझे कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, मैं कैपेसिटर लगा देता हूँ पैरेलल के अंदर। आप लोगों ने कोई पावर सप्लाई बनाई है अब तक, डीसी पावर सप्लाई जो होती है जिसमें वोल्टेज को स्टेप डाउन करते हैं? नहीं, ये खैर आप इसी कोर्स में आई थिंक जो है यहीं से आपका स्टार्ट होगा। तो इंडक्टर का क्या काम है कि इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, और इंडक्टर जो है उसकी एप्लीकेशन मैंने आपको बताया, एक सोलेनोइड वेल्व है। तीसरे नंबर पे इंडक्टर में करंट जो चेंज होती है वो एकदम नहीं हो सकती, यानी वो करंट को स्टेबल रखता है। और कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर वोल्टेज को स्टेबल रखता है, उस पर वोल्टेज ना एकदम चेंज नहीं हो सकता। तो ना जहां आपको स्टेबल वोल्टेज चाहिए ना वहां पे आप कैपेसिटर लगा दो पैरेलल में, पैरेलल में, सीरीज में नहीं लगाना, सीरीज में ब्लॉक कर देगा वो डीसी को, पैरेलल में लगाना है, ठीक है। इसको लो पास फिल्टर कहते हैं, हम आगे इसको मजीद डिटेल में भी देखेंगे जी। अच्छा, इंडक्टर में क्या है जी, साई इज इक्वल टू एल आई। साई क्या है, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स है, एल इसका जो इंडक्टेंस है, ज़रब आई जो इसमें करंट जो आपने फ्लो करवाया। अच्छा, इसका लें डेरिवेटिव आप, साई इज इक्वल टू एल आई का डेरिवेटिव लें तो वो क्या आ जाएगा, डी साई बाई डी टी, यानी साई इज इक्वल टू एल आई। इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूँ तो ये क्या आ जाएगा, एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। ये बेसिकली फेरेडे लॉ के मुताबिक ये होता है वोल्टेज, ठीक है। तो वोल्टेज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। अच्छा, ये है जनाब इंडक्टर का फार्मूला, एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। अब इसमें देखें कि आई करंट का डेरिवेटिव लें, उसके बाद उसको इंडक्टेंस से ज़रब दें तो वोल्टेज आ जाएंगे जो इंडक्टर के क्रॉस पैदा हो रहे हैं, इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज पैदा हो रहे हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको फेरेडे लॉ भी थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। फेरेडे लॉ क्या कहता है कि फेरेडे लॉ ये कहता है कि जी कॉइल होनी चाहिए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, और चेंज होना चाहिए। यानी एक मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल पड़ी हुई है तो पड़ी है तो उसको कुछ नहीं होना, उसको चेंज करो, उसको मूव करो, या उस कॉइल को मूव करो या उस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो, डी करो, डी फाई बाई डी टी, फाई इज फ्लक्स, डी फाई बाई डी टी डेरिवेटिव क्या होता है, चेंज डिवाइडेड बाय टाइम, यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको चेंज करो, यानी हर नया लम्हा पुराने लम्हे से डिफरेंट हो। देखो कितनी प्यारी बात है, एक हदीस भी है कि आपका हर आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर होना चाहिए, यानी आपका लाइफ में भी डेरिवेटिव लगा हुआ और वो पॉजिटिव होना चाहिए तो आप कामयाब हो। तो डेरिवेटिव को समझो जरा, ठीक है। आई एल वी एल इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। अगर मैं एक डीसी करंट अप्लाई करूं, डीसी करंट कांस्टेंट होता है 5 एम्पेयर, मतलब 5 एम्पेयर हो गया, 10 एम्पेयर, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0।
तो इसका मतलब है कि अगर मैं डीसी अप्लाई करूंगा ना तो इंडक्टर मेरा फारिग है, इंडक्टर मेरा V0 होगा। V0 का मतलब है शॉर्ट सर्किट। तो आपने कोई सर्किट का कोर्स किया है जिसमें स्टेडी स्टेट में हम इंडक्टर को शॉर्ट कर देते होते हैं और कैपेसिटर्स को ओपन कर देते होते हैं। LCA में किया है, कर लिया है? तो ये चीज़ अब आपको समझ आनी चाहिए। ये देखो यहाँ से प्रूव हो रही है वो बात, ठीक है, कि आपका जो इंडक्टर का वोल्टेज है दैट इज इक्वल टू L di/dt। अगर I कांस्टेंट हो गया तो VL आपका क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कैपेसिटर पे हम आते हैं, उसके बाद इसकी वेवफॉर्म्स में। कैपेसिटर में क्या होता है भाई, कैपेसिटर में आपका Q इज इक्वल टू CV को सी फार्मूला हमारे टीचर से उन्होंने हमें जरा कुछ टोटके बताए हुए थे, हमें याद है, VIP फार्मूला, P इज इक्वल टू VI, और को सी फार्मूला एक फीक फार्मूला F इज इक्वल टू EQ, मुझे अभी तक याद है, तो देसी टीचर थे ना असल में। तो Q इज इक्वल टू CV, इसका डेरिवेटिव ले लें तो ये क्या आ जाएगा, dQ/dt इज इक्वल टू C dV/dt। तो dQ/dt क्या होता है, करंट, तो करंट थ्रू द कैपेसिटर इज इक्वल टू C dV/dt। अब कैपेसिटर पे आप अप्लाई कर दें कांस्टेंट वोल्टेज DC, तो क्या होगा, यानी कैपेसिटर करंट 0 हो जाएगा। तो यहीं से वो चीज़ निकली है कि DC के केस में कैपेसिटर ब्लॉक करता है करंट को, DC में ब्लॉक करता है ना। मसलन एक रेजिस्टेंस लें, एक तरफ बैटरी लगाएं, दूसरी तरफ कैपेसिटर लगाएं, तो शुरू में तो करंट बहुत ज़्यादा होगा जब वो चार्ज हो रहा होगा, लेकिन जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा तो करंट 0 हो जाएगा, ब्लॉक कर देगा। कैपेसिटर यानी सीरीज में लगाते हैं ना तो करंट को ब्लॉक कर देता है वो, DC करंट को, AC को नहीं करता। यही चीज़ आगे ट्रांजिस्टर्स में यूज़ होती है कि ट्रांजिस्टर्स की जब कपलिंग करते हैं ना, जोड़ते हैं ट्रांजिस्टर्स को, तो हम चाहते हैं कि सिर्फ AC सिग्नल पास हो, DC ना जाए आगे। DC बाइसिंग होती है उसमें। बाइसिंग का मतलब वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, इसी कोर्स में बताऊंगा कि व्हाट इज DC बाइसिंग। तो उसमें जब दो ट्रांजिस्टर को जोड़ रहे होते हैं ना तो उसमें कैपेसिटर लगाते हैं, उसको कहते हैं कपलिंग कैपेसिटर। उसका मकसद ये होता है कि DC ना आए इधर, DC दूर ही रहे, लेकिन AC सिग्नल जो स्मॉल सिग्नल है जिसको आपने एम्पलीफाई करना है, एम्पलीफायर करना है, सिर्फ वो पास हो जाएगा। यानी वो एक ऐसा बैरियर होता है जिसमें से DC को नो रेड लाइट फॉर द DC बट ग्रीन लाइट फॉर द AC। आ रही समझ? वहां से यहाँ ये निकले हैं कपलिंग कैपेसिटर और बाईपास कैपेसिटर। तो इसमें ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखें IC इज इक्वल टू C dV/dt। ओके, अच्छा, और एक और चीज के इंडक्टर में करंट कैन नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली, क्योंकि अगर करंट बहुत तेजी से चेंज होगा ना तो ये वोल्टेज बहुत हैवी होगा, ह्यूज होगा, ठीक है, तो ये थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से उधर वोल्टेज कैपेसिटर में कैन नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली, क्योंकि अगर वोल्टेज चेंज होगा तो आपका करंट फिर उस लिहाज से बहुत ह्यूज होगा, जो कि थ्योरेटिकली मतलब विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इंडक्टर में जो करंट है कैन नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली, सिमिलरली कैपेसिटर का वोल्टेज कैन नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली। और सिंपल अल्फाज में कि भाई किस वास्ते यूज होता है इंडक्टर, करंट में वेरिएशन को कम करने के लिए, यानी करंट को स्टेबलाइज करने के लिए। और कैपेसिटर कहाँ यूज करते हैं, वोल्टेज को स्टेबलाइज करने के लिए, कि वोल्टेज आपका स्टेबल रहे। बात आई समझ? तो अच्छा, अब इसकी थोड़ा सा आप देखें IV कर्व। IV कर्व बड़ी इंपॉर्टेंट है कि करंट और वोल्टेज की कर्व। अब जरा पहले हम इंडक्टर पे रहते हैं, देखें पहले तो डेरिवेटिव को समझे ना, कि डेरिवेटिव जो है कांस्टेंट का क्या होता है, 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। लाइन का डेरिवेटिव क्या होता है, अब आप सोचोगे लाइन का डेरिवेटिव, ओ भाई लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c, सिंपल है, ओ खुदा का खौफ करो, y इज इक्वल टू mx प्लस c, कोडिंग हो रही है, अच्छा, y इज इक्वल टू mx प्लस c। देखो उसका जो लाइन है उसका डेरिवेटिव होगा कांस्टेंट, एक कांस्टेंट आएगा, लाइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, कांस्टेंट। और अच्छा, लाइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कांस्टेंट। पैराबोला का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर, पैराबोला का डेरिवेटिव होगा लाइन, समझ आई? देखें, लाइन का डेरिवेटिव कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ठीक है, पैराबोला का डेरिवेटिव लाइन, ये अब इसका उल्टा चलें, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन लाइन, लाइन की इंटीग्रेशन पैराबोला, समझ आ गई? पैराबोला का डेरिवेटिव लाइन, लाइन का डेरिवेटिव कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 0 की इंटीग्रेशन कांस्टेंट, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन लाइन, लाइन की इंटीग्रेशन पैराबोला, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, उसको यहाँ अप्लाई करते हैं,
मैं आपको करंट देता हूं कांस्टेंट तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, जीरो, वोल्टेज जीरो आएगा आपका। हाँ, अब अगर मैं आपको देता हूं करंट लाइन, मतलब मैं आपको ये करंट देता हूं कि ये मेरा करंट है, ये करंट है मेरा, ठीक है, ये दिस इज माय करंट। फॉर एग्जांपल इसको मैं कहता हूं 1 माइक्रो सेकंड, 1 माइक्रो सेकंड, और ये है 1 एम्पेयर, और जो इंडक्टेंस है वो मेरी है 1 माइक्रो हेनरी इंडक्टेंस है मेरी फॉर एग्जांपल। तो अब मैं कहता हूँ मुझे ये निकाल दो वोल्टेज, तो वोल्टेज क्या होंगे बताओ ज़रा। वोल्टेज विल बी इक्वल टू इसका स्लोप, यानी वोल्टेज क्या होगा, एल डी आई बाई डी टी। एल एल कितना है आपका 1 माइक्रो हेनरी, जरब डी आई बाई डी टी। तो डी आई बाई डी टी कैसे निकालोगे, y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो y2 माइनस वाई वन पॉजिटिव ही होगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है डी वाई डेल वाई, वो कितना आ रहा है 1 एम्पेयर, 1 एम्पेयर डिवाइडेड बाय दिस मच, ये कितना है 1 माइक्रो सेकेंड, ये इससे कट गया माइक्रो माइक्रो से, तो ये आपका आ गया 1 वोल्ट। वोल्टेज आपका कितना आ गया 1 वोल्ट। 1 वोल्ट को प्लॉट कर लो इसके नीचे, तो ये 1 वोल्ट, ये लें, ये प्लॉट हो गया इसके नीचे 1 वोल्ट। अब अगले लम्हे मैं ये बना देता हूँ, आपकी लाइन नीचे ले आता हूँ 2 माइक्रो सेकेंड के लिए। अब मुझे बताओ क्या होगा, अब इसका आप निकाल लो उसी तरह ही, वोल्टेज विल बी इक्वल टू 1 माइक्रो हेनरी जरब, इसकी अब स्लोप क्या होगी मुझे बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, क्योंकि y2 माइनस y1 है ना, तो ये -1 आएगी, तो ये आपका आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 1 माइक्रो, माइक्रो माइक्रो से कट गया तो -1 वोल्ट। तो यहाँ पे इसका ये कर्व इस तरह की आ जाएगी आपकी, ठीक है, यानी 1 वोल्ट और -1 वोल्ट, ठीक है, ओके। अब वही चीज़ आप कैपेसिटर पे आगे भी अप्लाई कर सकते हैं कि आपको जो कैपेसिटर है यहाँ पे अगर आपको लीनियर मिलेगा तो करंट आपका क्या होगा, कांस्टेंट की फॉर्म में। जैसे वहाँ पे आपका जो करंट था वो क्या था, लीनियर, तो उसका वोल्टेज क्या निकला, कांस्टेंट की फॉर्म में। अच्छा, अब इसका रिवर्स देखते हैं कि वी एल इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। तो अगर मुझे आई निकालना है तो आई क्या होगा, 1 ओवर एल इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी प्लस इनिशियल वैल्यू, जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है, ये इंडक्टर की इनिशियल नॉर्मली जीरो हम रखते हैं नॉर्मली, लेकिन नॉन जीरो भी हो सकती है। तो इसका मतलब है अगर मैं आपको यहाँ वोल्टेज दे दूं इंडक्टर का और आपसे कहूँ करंट निकालना है, तो फिर क्या करोगे, उसको इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करके इंटीग्रेशन के बाद उसको फिर एल से डिवाइड भी करना है, ठीक है, फिर आपका जो है वो करंट आएगा। मसलन इसी पे अप्लाई करो, रिवर्स चलो, ये वोल्टेज गिवन है आपको इंडक्टर का, अब मैं आपसे कहता हूँ मुझे करंट निकाल दो। अब आप क्या करोगे, पहले यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेशन करोगे। इंटीग्रेशन क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, दिस जरब दिस, यानी 1 वोल्ट जरब 1 माइक्रो, ठीक है, उसको डिवाइड कर दो 1 माइक्रो से, तो 1 माइक्रो ओवर 1 माइक्रो कितना रह गया 1, तो ये देखें 1 एम्पेयर आपका लीनियरली इसकी जो आपकी आएगी, ये लाइन आएगी ना आपकी लाइन, तो इसकी जो स्लोप है वो 1 है। अच्छा, कैपेसिटर में फिर क्या होगा कि वोल्टेज अगर आपको गिवन है तो उसका आप डेरिवेटिव लोगे और उसको कैपेसिटेंस से ज़रब दोगे, तो उससे आपका जो है वो करंट निकल आएगा। और अगर आपको करंट गिवन है और आपसे कहते हैं जी वोल्टेज निकाल दो, तो फिर आप क्या करोगे, आप क्या करोगे बताओ ज़रा, इंटीग्रेशन करोगे करंट की, ठीक है, और ये साथ में इसकी जो इनिशियल वैल्यू अगर कोई है, तो ये बेसिकली इस तरह आप इसकी निकालोगे, यानी जो भी करंट होगा उसकी इंटीग्रेट करोगे, उसको तकसीम करोगे, ये ज़हन में रखो, तकसीम करोगे सी के साथ, फिर वी निकलेगा आपका, सही है। अच्छा जी, अब इसको ज़रा मैं आपको डायग्राम से भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये डायग्राम है कि अगर इंडक्टर का करंट लीनियर है, लाइन है ना, इसको लीनियर बोलते हैं, लीनियर, तो वोल्टेज क्या है इसका, एल डी आई बाई डी टी कॉन्स्टेंट, ये पॉजिटिव स्लोप है तो पॉजिटिव कांस्टेंट है, ये नेगेटिव स्लोप है तो ये नेगेटिव कांस्टेंट है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब इधर आ जाओ, अगर आपका वोल्टेज लीनियर है यहाँ पे कैपेसिटर का, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, करंट, जो कि कांस्टेंट होगा। ये देखें, ये नेगेटिव स्लोप है तो ये नेगेटिव करंट आ रहा है, ये पॉजिटिव स्लोप है तो ये पॉजिटिव करंट आ रहा है। ओके, तो ये बेसिकली इसका बिहेवियर होता है रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के अंदर, ठीक है। और अच्छा जी, आगे चलते हैं जनाब। इसमें एवरेज वैल्यू, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एवरेज वैल्यू क्या होती है। एवरेज क्या होती है, पहले तो एवरेज को क्लियर करते हैं ना।
मसलन आप कितने बच्चे हैं, 35 बच्चे हैं फॉर एग्जांपल, 35 बच्चों का जीपीए अगर हम जमा करें, ठीक है, और उसको 35 से डिवाइड कर दें, तो वो आपकी जो जीपीए हैं या सीजीपीए हैं उसकी पर बच्चे की एवरेज निकल आएगी कि भाई ये एवरेज, यानी सबको जमा किया, यानी सब आइटम, मसलन आप कोई परचेज करते हैं, बैग्स परचेज करते हैं, 10 बैग आप परचेज करते हैं, फिर आप क्या करते हैं कि उस 10 बैग की प्राइस को जमा करके 10 पे तकसीम करते हैं, तो हर बैग की एक एवरेज वैल्यू आ जाती है। ऐसे ही होता है ना, ये है डिस्क्रीट मैथ। अगर आपका मैथ कॉन्टिन्यूस हो, जैसे मसलन एक होता है रियल नंबर, एक होता है इंटीजर। इंटीजर में तो होता है ना एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है। रियल नंबर में एक के बाद दो नहीं आता, इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं। यही कॉन्सेप्ट आपका एनालॉग और डिजिटल का है कि एनालॉग में वैल्यूज आपकी जो है ना वो कंटिन्यूस होती हैं, जबकि जो आपकी डिस्क्रीट है या डिजिटल है उसमें स्पेसिफिक वैल्यू होती है। समझ रहे हैं बात को? तो उस केस में आप जमा नहीं कर सकते, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर को कैसे जमा करेंगे? तो वहां पे वो जो सम होता है ना वो इंटीग्रेशन में बदल जाता है, वहां पे आप इंटीग्रेट करते हो। तो एवरेज वैल्यू क्या होगी कि इंटीग्रेट करो और उसको टाइम पीरियड पे डिवाइड कर दो। आगे समझ? डिस्क्रीट में एवरेज वैल्यू क्या, सारी वैल्यूज को जमा करके तकसीम कर दो नंबर ऑफ वैल्यूज, वही चीज है लेकिन थोड़ा सा फॉर्मेट डिफरेंट है। कॉन्टिन्यूस डोमेन है, वो डिस्क्रीट डोमेन थी, ये कॉन्टिन्यूस डोमेन है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे और फिर उसको टाइम पीरियड से तकसीम कर देंगे। व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड ये होता है कि वो टाइम जिसके बाद वेव अपने आप को रिपीट करे, सिंपल इज दैट। मतलब एक टाइम पीरियड है 2 पाई, 2 पाई के बाद वही चीज आनी है, तो हम जो सारी स्टडी करेंगे वो 2 पाई के अंदर अंदर करेंगे, क्योंकि उसके बाद वही चीज है। ओके, दिस इज टाइम पीरियड, ठीक है, आपने पढ़ा हुआ पहले। तो एवरेज वैल्यू क्या होती है कि इंटीग्रेट करो एक साइकिल के अंदर वैल्यू को, उसके बाद उसके टाइम पीरियड से तकसीम कर दो। तो फार्मूला क्या होगा, 1/T इंटीग्रेशन, अंदर उसकी जो भी है करंट या वोल्टेज जो भी है। तो ये देखें आपका ये एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट का फार्मूला है 1/T इंटीग्रेशन 0 to t I of t dt, और ये एवरेज वैल्यू ऑफ द वोल्टेज का फार्मूला है 1/T 0 to t Vt into dt। अब इसकी इंटीग्रेशन के लिए आप 0 से लेकर t तक भी कर सकते हो, या सिग्नल प्रोसेसिंग आपने अगर पढ़ लिया है तो आपको पता होगा इसको -t/2 से +t/2 तक भी कर सकते हो, यानी एक t तक करना है आपने इंटीग्रेट। शुरू आप कहीं से भी कर सकते हो, 0 से कर लो शुरू, या t/2 से शुरू कर लो, या कहीं से भी शुरू कर लो, लेकिन नॉर्मली हम 0 से d ही करते हैं, वन टाइम पीरियड। ओके, अच्छा, तो इसको हम क्या कहते हैं, एवरेज वैल्यू। क्या बोलते हैं, एवरेज वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूं जो कि आगे जाके और हो जाएगा। एक जैसे एक सिंपल साइन वेव है, ये एक साइन वेव है सिंपल, इसकी एवरेज वैल्यू क्या है? सिंपल इसको जमा करें और उसको डिवाइड कर दें टाइम पीरियड से, 0। बिल्कुल ठीक, 0 है यार। लेकिन ये जो आपकी बिजली है ये सारी साइन वेव ही है, तो अगर एवरेज वैल्यू उसकी 0 है तो फिर तो ये कोई भी चीज़ नहीं चलनी चाहिए, ये चीज़ें तो चल रही हैं, ये कैसे चल रही हैं? इसका मतलब है कि कोई और चीज़ है इसमें जिसको हमने देखना है, उसको कहते हैं RMS। क्या बोलते हैं, RMS, रूट मीन स्क्वायर। देखो रूट, ये देखें रूट, फिर मीन, फिर अंदर स्क्वायर कर लें आप, इसको कहते हैं RMS। और RMS की डेफिनेशन क्या है, 5 volt RMS in AC will give the same amount of heat as given by 5 volt DC. This is the definition of RMS। कि रूट मीन स्क्वायर जो 5 वोल्ट RMS है ना, इसकी ये जैसे ये 220 वोल्ट आते हैं आपके, ये RMS होते हैं, ये उतनी ही हीट देंगे जितनी 220 वोल्ट DC के हीट दे रहा होता है। अच्छा, ये जो होता है ना ये 220 वोल्ट, ये 220 वोल्ट RMS है, इसकी पीक वैल्यू क्या है? व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ दिस वार्प सप्लाई? एनीबॉडी? देखें साइन वेव आपने पढ़ी हुई है ना, उसकी एक पीक वैल्यू होती है VP। VP इज इक्वल टू क्या होती है जी, VP इज इक्वल टू √2 टाइम्स VRMS। तो √2 टाइम्स ज़रब 220, तकरीबन ये आती है 314 वोल्ट्स। ये पीक वैल्यू है, यानी आपकी साइन वेव जो है वो यूं जाती है, यूं और यूं, ये उसकी पीक वैल्यूज है VP, और ये -VP। और जो RMS होती है ना वो 70% होती है इसका,
यानी आपकी पीक वैल्यू का 70% होती है ये RMS, 70%, 70%, यानी 314 वोल्ट्स का 70% कितना होता है? 220। समझ आ रही बात? प्रैक्टिकल जब आप रेक्टिफायर सर्किट को डिज़ाइन करोगे ना, आपको मैं रेक्टिफायर अभी पढ़ाऊंगा इसमें, तो उसमें ये चीज़ें बड़ी काम आती हैं। यहाँ पे बच्चे काफ़ी मिस्टेक्स भी करते हैं, मतलब RMS को पीक वैल्यू समझ के काम कर लेते हैं, तो देयर इज़ डिफरेंस। साइन वेव में पीक वैल्यू अलहदा होती है, ये पढ़ी है ना आपने बेसिक्स, और RMS जो है वो अलहदा वैल्यू होती है, ठीक है। और RMS क्या करती है? इट गिव्स द सेम अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ गिवन बाय द DC वैल्यू। तो ये जनाब एवरेज वैल्यू थी, उसका कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद हम ये देखें RMS, तो इसका फार्मूला क्या होता है? आपने पढ़ा I स्क्वायर R, DC में हमने पढ़ा है ना, इधर भी वही फार्मूला I स्क्वायर R, लेकिन ये जो I स्क्वायर है ना, ये RMS वाला करंट है। कौन सा करंट है? RMS वाला। तो PI स्क्वायर RMS R, तो यहाँ पे आप देखें PI स्क्वायर RMS R, I RMS क्या होगा? रूट मीन स्क्वायर। इसी तरह जो V RMS स्क्वायर है, या P इक्वल टू I स्क्वायर R या V स्क्वायर ओवर R, ओम्स लॉ से निकला ना, ओम्स लॉ आपने पढ़ा हुआ ना, V इज इक्वल टू, ये देखें V इज इक्वल टू IR, ठीक है। पावर क्या होती है जी? VI, तो V इज इक्वल टू I को कर दें V ओवर R, अगर कर दें तो ये बन जाएगा V स्क्वायर ओवर R, या अगर V को कर दें IR तो ये बन जाएगा I स्क्वायर R। ये DC है फार्मूला। AC में भी यही है, लेकिन RMS है यहाँ पे AC के केस में। समझ आई बात? ये कॉन्सेप्ट है भाई, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ RMS वैल्यू। देखिए, इट गिव्स द सेम अमाउंट ऑफ हीट विच इज गिवन बाय द DC इक्विवेलेंट। अच्छा, नेक्स्ट इज एनर्जी। एनर्जी क्या होती है भाई? एनर्जी एंड पावर। पावर क्या होती है? P इक्वल टू VI, वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट। एनर्जी क्या होगी कि उसको आप उसकी मतलब पावर ज़रब टाइम कर दो तो वो सिंपल फॉर्म में P ज़रब T इज इक्वल टू एनर्जी या वर्क, या वर्क डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू पावर, सिंपल वर्ड्स में। लेकिन एडवांस लेवल पे कैलकुलस की फॉर्म में क्या होगा कि पावर की इंटीग्रेशन करो, यानी पावर को टाइम से ज़रब दो और उसकी इंटीग्रेशन करो तो वो W आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। और अगर आपकी जो एनर्जी है उसका अगर आप डेरिवेटिव लो तो पावर आ जाएगी, ठीक है। पावर की इंटीग्रेशन करो तो एनर्जी आ जाएगी, एनर्जी का डेरिवेटिव लोगे तो पावर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ इसने यहाँ पे शो करवाई हुई है कि एनर्जी इज द इंटीग्रेशन ऑफ पावर, और पावर क्या होगी? इट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ एनर्जी। अच्छा, एक क्वेश्चन हम ज़रा करते हैं इंडक्टर का। क्वेश्चन को पहले समझे। An inductor is connected to a 12 volt source of 12 is connected to a DC source of 12 volt through an electronic switch as shown in the figure। ये सर्किट है भाई। ये क्या लगा हुआ है? बैटरी, 12 वोल्ट की बैटरी है। ये क्या लगा हुआ जी? स्विच है। ये क्या है जी? इंडक्टर है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया, इंडक्टर का पर्पस क्या होता है? सर्किट में करंट की वेरिएशंस को रोकना, ठीक है। इसमें लेंजेस लॉ भी आता है, ये पीछे इसकी थ्योरी हुई है। तो अब हमने वो डिज़ाइन करना है। अब 12 वोल्ट का सर्किट है, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी इसकी 25 किलो हर्ट्ज है। स्विचिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब है ये, एक सेकंड में 25,000 मरतबा ऑन ऑफ होगा ये। जैसे अगर 50 हर्ट्ज होती तो इसने एक सेकंड में 50 मरतबा ऑन ऑफ होना था। अब ये कितनी मरतबा होगा? 50 किलो हर्ट्ज, ठीक है। इफ द करंट इज टू बी स्टडी एट 20 एम्पेयर, करंट को कितना रखना है? 20 एम्पेयर पे स्टडी रखना है, ठीक है। एंड शुड नॉट चेंज मोर देन 1%। तो 20 एम्पेयर का 1% कितना होता है? 0.2। 20 एम्पेयर का 1% 0.2 है, यानी करंट 19.8 से लेके 20.2 तक रहे बस, ऐसे ही है ना। 19.8 यानी 1% माइनस कर दो, 1% प्लस कर दो, प्लस माइनस, तो 19.8 से 20.2 के दरमियान करंट रहना चाहिए, ठीक है। सवाल को समझें। तो if the current is to be steady 20 ampere and should not change more than 1%, calculate the value of inductance। इंडक्टर को डिज़ाइन कर दो ज़रा, इंडक्टेंस को निकालो भाई। ये यही फार्मूले हैं जो इसमें यूज़ होते हैं और आप डिज़ाइन कर सकते हो। तो एनी हाउ, इंडक्टर का फार्मूला क्या था कि जी V इज इक्वल टू L di बाई डी टी। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू L डेल I बाई डी टी। ज़रा इसको सिंपल कर लेते हैं। अच्छा, फ्रीक्वेंसी आपको पता है 1 ओवर टाइम होती है, निकालना आपने क्या? इंडक्टेंस। तो V ज़रा डेल T ओवर डेल I, सही है। V कितना है? 12, और डेल T कितना हो गया? डेल T इज 1 ओवर 25K,
देखो टाइम इज 1/f कर दो ना, फ्रीक्वेंसी 1/टाइम होती है, तो डेल टी ऊपर आ रहा है तो 1/25 की हो गया। जरा डेल आई मीन्स चेंज इन करंट, वो कितना है 0.2, ये जरा निकालो, कैलकुलेट करो कितना आता है। 12 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 25 के जरा 0.2। कैलकुलेटर यार अपने पास रखा करो प्लीज। तो ये तकरीबन आता है आपका 2.4 मिली हेनरी। कैलकुलेट भी करें यार, इधर कर लिया। 2.4 मिली हेनरी का अगर आप इंडक्टर लगा दोगे इस सर्किट के अंदर, तो आपका करंट 19.8 से नीचे नहीं जाएगा और 20.2 से ऊपर नहीं जाएगा। स्टेबल हो गया ना। देखो हर सीधी लाइन नहीं हो सकती 20 एम्पेयर, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, हमेशा टॉलरेंस होती है। आपने रेजिस्टेंस लैब में यूज़ की होंगी 1K की या जितने भी वैल्यूज़ की 10 ओम की या जितने ओम की जो स्टैंडर्ड आती हैं, उसमें हमेशा टॉलरेंस होती है प्लस माइनस इतने परसेंट। हमारे पास 2 पैकेज लगे होते थे, जैसे अगर नाइट्रोजन एयर के पैकेज लगा है, दोनों सेम है, हर चीज़ सेम है, लेकिन उनके आउटपुट में डिफरेंस होता था। हाँ लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, माइन्यूट होना चाहिए, ठीक है। तो हर चीज़ की एक टॉलरेंस होती है, ठीक है। तो 20 एम्पेयर में अब आपको 1% टॉलरेंस मिलेगी जस्ट। बड़ा अच्छा सर्किट है, 2.4 मिली हेनरी आपको इसमें लगाना पड़ेगा। अच्छा अब अगला देखें क्वेश्चन कि अब अ कैपेसिटर इज चार्ज टू अ वोल्टेज ऑफ 200 वोल्ट्स, द कैपेसिटर वोल्टेज इज टू बी हेल्ड कांस्टेंट। देखें मैंने आपसे पहले कहा था कि कैपेसिटर में क्या चीज़ होती है, कैपेसिटर क्यों लगाते हैं, वोल्टेज को कांस्टेंट रखने के लिए, ठीक है। तो आ गया काम, 200 वोल्ट का कैपेसिटर कितनी चेंज हो 1%, 200 का 1% कितना होगा बताओ जरा, रेंज बताओ कहाँ से कहाँ तक। हाँ 198 से 202 तक वोल्टेज रहना चाहिए, ना इससे नीचे हो 198 से, ना 202 से ऊपर। अब आपसे सवाल आपका ये कि जी कैपेसिटर डिजाइन करो, तो कर देते हैं भाई। तो उसका फार्मूला क्या है, सिंपल ये वाला फार्मूला कि I इज इक्वल टू सी डेल वी ओवर डेल टी। सी निकालना है तो C इज इक्वल टू आई इंटू डेल टी ओवर डेल वी, ठीक है। आई कितना है, आई कितना दिया हुआ है, अच्छा 1% ओवर अ पीरियड 60 मिली सेकंड वाइल सप्लाइंग करंट ऑफ 10 एम्पियर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। तो करंट कितना है 10 एम्पियर है, 10 एम्पियर सप्लाई कर रहा है, टाइम कितना है 60 मिली का है, 16 -3, और डेल वी कितना है 2 वोल्ट, 200 ज़रब 1%, हाँ जी 2 वोल्ट। ये ज़रा कैलकुलेट करें कितना आता है, 0.3। इसमें कोई और मिस्टेक तो नहीं हुई, देखें ज़रा इसमें 60 मिली सेकेंड 1%, क्या कैलकुलेशन करें ज़रा, 10 ज़रब 60 इंटू 10⁻³ ओवर जी, तो ये कितने फेरेड, 0.3 फेरेड आ रहा है या माइक्रो फेरेड आ रहा है, इसको अब ठीक कर लें। अच्छा अब एक और कॉन्सेप्ट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इसमें जो है ना अक्सर मतलब मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो मैं आपको बता दूं। एक होती है एसी क्वांटिटी, एक होती है डीसी क्वांटिटी, दूसरा एक होती है एनालॉग क्वांटिटी और डिस्क्रीट क्वांटिटी। अच्छा अब एसी क्वांटिटी में क्या होता है कि एसी क्वांटिटी में आपकी पोलैरिटी चेंज होती है, डीसी क्वांटिटी में पोलैरिटी चेंज नहीं होती। इसका क्या मतलब है भाई, पोलैरिटी चेंज होना ना होना, पोलैरिटी क्या चीज़ है, प्लस माइनस। पोलैरिटी चेंज होने का मतलब ये है कि आधे टाइम में, जैसे 1 सेकंड है अगर, तो आधे सेकंड के लिए वो प्लस है, तो आधे सेकंड के लिए माइनस है, तो वो एसी है, ऑल्टरनेट कर रहा है, ऑल्टरनेटिंग करंट है। समझे ना बात को। तो इसमें आप देखें 12 वोल्ट है कांस्टेंट, उसके बाद -12 है, फिर +12 है, लेकिन इसमें आप देखें लेवल डिस्क्रीट है, यानी 12 ही रहता है, 12 के बाद 12.1-2 नहीं हो रहा, सिर्फ 12 है या -12 है, तो उसको हम कहेंगे एसी बट डिजिटल एसी। दिस इज योर डिजिटल एसी। डिजिटल मींस डिस्क्रीट लेवल है इसमें ना, और ये ऑल्टरनेटिंग क्यों है, क्योंकि इसमें पोलैरिटी चेंज हो रही है। इधर आ जाएं, एनालॉग एसी, एनालॉग एसी में पोलैरिटी चेंज हो रही है और क्वांटिटी भी आपकी एनालॉग है, यानी लाइक रियल नंबर्स, फिक्स नंबर्स नहीं है कि ये या ये या ये या 12 या -12 नहीं है, इसमें वेरी कर रही है कॉन्टिन्यूसली, तो इसको एनालॉग कहते हैं, एनालॉग एसी। क्लियर हो गया, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट आते हैं जी डिजिटल डीसी। डीसी का मतलब है उसमें पोलैरिटी चेंज नहीं होगी, पहली बात, और डिजिटल का मतलब है, डीसी का मतलब है कि पोलैरिटी चेंज नहीं होगी, डिजिटल का मतलब है कि डिस्क्रीट होगी, वो कंटिन्यूस नहीं होगी। तो ये देखें आप
या 0 है या -12 है, या 0 है या -12 है, ठीक है। दिस इज योर डिजिटल डीसी, ठीक है। -12 भी हो सकती है, +12 भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन सर्किट कैसा है, ये माइनस के साथ, बट दिस इज डीसी एंड डिजिटल। और अगर इस तरह का सर्किट है आपका जिसमें 0 से लेके +12 के दरमियान वेरी कर रहा है, 0 से +12 माइनस नहीं हो रहा कहीं पे भी, तादमे मर्ग, यहाँ तक कि ये मर जाए ये माइनस नहीं होगा, ये प्लस में ही रहेगा, सही है। तो इसको डीसी कहेंगे फिर हम। और चूंकि इसमें आपका चेंज हो रही है, आपकी वैल्यूज चेंज हो रही है कंटिन्यूसली, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारी एनालॉग डीसी है। क्या है? डीसी। अच्छा, इसकी हिस्ट्री क्या है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की? 1900 से इस पे जो बेसिकली आपको पता है कि जितने भी इनोवेशन स्टार्ट हुई हैं वो 20वीं सदी से ही हुई हैं, 1900 से ही आगे स्टार्ट हुआ है सारा काम आइंस्टाइन के बाद। तो पहले उसमें एक डायोड थे, फिर ट्रायोड आए, फिर मिसफिट, मॉसफेटी, ये एक ही बात है, मॉसफेटी मिसफिट ये एक ही चीज़ है। अच्छा, बाइपोलर, सिलिकॉन मॉसफेटी, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, ये 1900 से उसके ऊपर ऊपर ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आने शुरू हो गई। और आपकी जो है वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर से आईसी, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और अब अल्ट्रा लार्ज स्केल आ गए इंटीग्रेटेड। यानी पहले आप समझ लें कि अगर आपका रेक्टिफायर 4 डायोड से बनता था इतना बड़ा, फिर उसका एक चिप बन गई, वो चिप छोटी से छोटी होती जा रही है, छोटी से छोटी करते जा रहे हैं कि कम से कम साइज़ पे ना वो फंक्शन हो रहा है। ये जो आपके मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, देख लें कितने ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे, रेजिस्टेंस है, थाउजेंड्स ऑफ इसमें वो लगे होंगे, ट्रांजिस्टर्स लगे होंगे, इवन एक जो प्रोसेसर होता है उसमें थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये यूएलएसआई की तरफ चला गया इस तरीके से। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, सॉलिड स्टेट सर्किट, सिलिकॉन टेक्नोलॉजी, हाई इंटीग्रेशन, हाई स्पीड, लो पावर, देन सीमोस टेक्नोलॉजी, ये इसका मैं आपको एंड के ऊपर कुछ इन्वर्टर डिज़ाइन होते हैं सीमोस टेक्नोलॉजी के, वो मैं आपको करवाऊंगा, जिसमें पुल अप नेटवर्क, पुल डाउन नेटवर्क, ये सारे आ जाएंगे। हाई इंटीग्रेशन, हाई स्पीड, लो पावर, तो ये उसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की। अच्छा, आगे चलते हैं जी हम। डिफरेंस क्या है? अच्छा, अब हम देखते हैं जी डिफरेंस क्या है एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस में और एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, क्या डिफरेंस है। इलेक्ट्रिकल इज अ बिग सेट, उसका सबसेट है इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, जो ज़रा मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे हम रहते हैं। इलेक्ट्रिकल में तो बड़ी चीज़ें आ जाती हैं, ट्रांसफार्मर, तो ये मोटरें ही छोट रहे हैं, ये वो बिग थिंग्स, केबलें इतनी मोटी, एक तो केबल मेरे से उठाई नहीं जा रहे, तो सांप थी पूरी, उतनी मोटी केबल 240 mm स्क्वायर की वो, लेकिन उसमें केबल्स की टर्मिनेशन बड़ा बड़ा औखा होता है वो। तो नहीं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है कि जी ऑपरेटिंग प्रिंसिपल में क्या है कि सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल को देखते हैं। इलेक्ट्रिकल में क्या होता है जी, प्राइमरीली कन्वर्ट्स मेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या करता है कि इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क एट लो वोल्टेजेस, ठीक है। ये हम आगे ट्रांजिस्टर्स वगैरह में देखेंगे ये क्या किस तरह हो रहा है। अच्छा, उसके बाद मटेरियल, इसमें मेटल्स और सेमीकंडक्टर्स हैं, लेकिन उसमें भी मेटल्स और सेमीकंडक्टर्स है। करंट इसमें जो ये पावर, इलेक्ट्रिकल से मुराद है मेनली इलेक्ट्रिकल पावर डिवाइस आप कह लें, तो उसमें जनाब आपकी एसी होता है मेनली, ये बाबडा शाबडा एसी, और ये इसमें आपका डीसी होता है, लो वोल्टेज होता है। इस पे सेफ्टी आ जाती है भाई, इस पे झटके से बचना होता है, बिजली मार देती है आपको। हमारे पास उधर एक गनकोट में था, वो ना 11 kV के तार को पकड़ के यूं यूं करता था ऐसे ऐसे, कि वो ओवर कॉन्फिडेंट, उसी से मर गया उससे। बिजली नहीं किसी की होती है, चाहे जितनी मर्जी आपने इसको काम किया हो, हैं 10 साल काम किया हो, 20 साल काम किया, वो आपको मार देगी अगर, जैसे आपको अगर खुदा न खास्ता आपने अनसेफ उस पर काम किया, तो ये इसमें मरने का लाइव थ्रेट है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में नहीं नॉर्मली होता, झटके का होता है डर, साथ में इसमें बहुत सारे प्रिकॉशंस होते हैं, इसमें भी वो बैंड शैंड लगा होता है, वो लगाना होता है, ग्राउंड करके रखना होता है, अगर चार्ज एक्यूमुलेट हो जाए वो नुकसान दे सकता है। वैसे नॉर्मली डीसी में 40 वोल्ट तक ही होता है, 40, मैंने 48 वोल्ट्स तक देखा मैक्सिमम। कैथोडिक प्रोटेक्शन सिस्टम होती थी जिसमें पाइपलाइंस की जो वो होती थी, मतलब पाइपलाइंस को कोरोजन से बचाने के लिए ना, उसमें नेगेटिव वोल्टेज देते हैं उसको, और साथ वो पूरा एक साइंस है, क्या होता है सेक्रीफिशियल नोट्स वगैरह, उतना साइंस है। तो -48 वोल्ट्स, -48 वोल्ट्स माइनस में। अच्छा, अब इसमें आ जाए पावर कंजम्पशन, इसमें ज़्यादा है उसमें कम है, इसमें किलो एम्पेयर में, उसमें मिली एम्पेयर, माइक्रो एम्पेयर में, ठीक है। इसी तरह मैनिपुलेशन नॉट जनरल यूज फॉर इंफॉर्मेशन फ्लो, वो मैनिपुलेट्स डेटा।
अच्छा, रिक्वायर्ड इसको ज़्यादा से जगह चाहिए, उसको कम जगह चाहिए, सेफ़, कम सेफ़ है यानी वो, लेकिन वो ज़्यादा सेफ़ है, ठीक है। और यूज़ इसके क्या है जी, मैकेनिकल वर्क आप करते हैं, मोटर को घुमाते हैं, उससे कोई चीज़ कनेक्ट की हो वो घूमना शुरू कर देती है। उसमें क्या होता है कि एम्पलीफाइंग मिक्स सिग्नल जो लाउड स्पीकर पे खप डाली होती है, वो वूफर्स, आपके कोडिंग या डिकोडिंग जितनी भी कम्युनिकेशन है, आपकी नेटवर्क्स वगैरह की जो केबल्स डलती हैं, नेटवर्किंग केबल, उस पर वो सारे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स होते हैं, ठीक है। और इसमें एग्जांपल्स क्या है, ट्रांसफार्मर्स, हीटर, टॉर्च, हेयर ड्रायर एक्सेट्रा। उसमें क्या आ जाता है जी आपका, ट्रांजिस्टर, माइक्रो प्रोसेसर, डायोड, ये चीज़ें आ जाती हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में। और इलेक्ट्रॉनिक्स मेड विद द सेमीकंडक्टर मटेरियल यूजुअली सिलिकॉन, एग्जांपल्स उसके क्या होते हैं, कैपेसिटर्स, डायोड्स, ट्रांजिस्टर, रिलेज। उसमें इलेक्ट्रिकल में मेड विद कंडक्टर मटेरियल, मेटल्स एंड अलॉयज, वायर, स्विचेस, फ्यूजेस वगैरह। एप्लीकेशंस इलेक्ट्रॉनिक्स की क्या क्या होती हैं जनाब? एप्लीकेशंस इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत ज़्यादा, इलेक्ट्रॉनिक्स की आपकी, मुझे कोई चीज़ बता दो जिसमें ये ना हो, बहुत कम होगा कि जिसमें ये चीज़ें ना हो। हर चीज़ में आपको कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मिलेगा, किसी ना किसी फॉर्म में, ठीक है। कम्युनिकेशंस आपकी जितनी हो रही है, ये जो आपकी वायरलेस कम्युनिकेशंस है, जितनी मोबाइल फ़ोन्स वगैरह, ये सारा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के अंदर, जो उसकी ब्रांच थी टेलीकॉम की, उसके अंदर आता है, ठीक है। और ये सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं इसमें, ठीक है, कि आपने अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फॉर एग्जांपल की हुई है, आप ये नयाटेल, शेयरटेल, ये मोबिलिंक वगैरह, इसमें इजीली आपको जॉब मिल जाएगी। इसके लिए वैसे होते हैं टेलीकॉम इंजीनियर्स से, लेकिन वो अब खत्म हो गया, टेलीकॉम कोई भी नहीं करा रहा, अब इलेक्ट्रॉनिक्स वाला ही उधर जा रहा है, ठीक है। तो दूसरा इसका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो इसमें आपके पास जो डीएलडी जो है, जो एम्बेडेड है, एम्बेडेड के अंदर इसकी एप्लीकेशंस है। हमारा एक स्टूडेंट है, वो मोबाइल फ़ोन्स की यहाँ पे एक लगी है, वीवो वीवो में शायद लगा हुआ है वो। तो मतलब जो एम्बेडेड हो गई, उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पहले जाते ही वही थे, वो तो कंप्यूटर स्ट्रीम तो बाद में आई है ना, पहले तो इलेक्ट्रॉनिक्स ही थी सारी। तो जो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एम्बेडेड के अंदर जा रहे होते हैं, ये माइक्रो प्रोसेसर और ये सारे। अच्छा, एप्लीकेशंस इन मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आजकल। ये जो बायो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग, पल्स ऑक्सीमीटर, ये मैं पढ़ाता भी हूँ उसमें, कोर्स इंस्ट्रूमेंटेशन कोर्स में, पल्स ऑक्सीमीटर जो होता है ये कैसे काम करता है, तो ये मैं पढ़ाता हूँ बाकायदा। तो मेडिकल जो है, इसको कहते हैं बायो मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, ये एक जो कोर्स भी कह रहे हैं आप, ये फील्ड है, ये आई है जो बायो मेडिकल, जो मेडिकल एप्लीकेशंस में इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो है इसकी खपत है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं जी, एंटरटेनमेंट जो है, टीवी सिस्टम्स, टीवी ब्रॉड, ये टीवी जो एलईडीज वगैरह के जो प्लांट वगैरह होते हैं, उस पर कौन होगा? उस पर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स ही हैं, ठीक है। तो लेटेस्ट जो भी इसमें गैजेट्स वगैरह बन रहे हैं, और इसके अलावा डिफेंस, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें जो रडार्स का सिस्टम होता है आपका, डिफेंस इक्विपमेंट, मिसाइल, मिसाइल में कंट्रोल बड़ा ज़रूरी है। पता चले जी आपने मिसाइल मारना इधर था, बज उधर गया है, तो ये कैसे होता है? कंट्रोल, कंट्रोल सिस्टम है ना उसके अंदर, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम उसके अंदर लगा हुआ है। जो आजकल के लेटेस्ट डिफेंस आ गए हैं, एक्यूरेसी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है उसमें, कि भाई मैंने फलानी जगह पे टारगेट होता है, वहीं पे जाके गिरे। ड्रोन्स, ड्रोन्स जो हैं आजकल के लेटेस्ट, वो क्या है? एम्बेडेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। अच्छा, उसके बाद गाइडेड मिसाइल्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स क्या होती हैं? गाड़ियाँ, आजकल की लेटेस्ट जितनी गाड़ियाँ आप देख लें, टूसॉन हो गई आपकी, स्पोर्टेज हो गई आपकी, एमजी हो गई, और जितने भी जब नए मॉडल जो अभी आ रहे हैं, मर्सिडीज़ हो गई, वो सारी सेंसरों से भरी हुई है, हर चीज़ ऑटोमेटेड है उसके अंदर, समझ रहे हैं बात को? वो बहुत ऑटोमेशन हो गई है, और सारी की सारी, अगेन मैंने, अच्छा बायो इलेक्ट्रॉनिक्स आपके जहन में आ सकता हो, क्यों भाई? वो भाई वैरायटी, इतनी ज़्यादा नस्ल के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ गए हैं कि उसको यूज़ करना बड़ा आपके लिए एफिशिएंट है। जितने जहाज़ों के जो कंट्रोल सिस्टम होता है F-16 का, उसमें क्या कोई मैकेनिकल का कोई चीज़ लगा होता है? मैकेनिकल तो होता ही होता है, इंजन विंजन, लेकिन कंट्रोल सारा इलेक्ट्रॉनिक है उसका। क्यों? उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपके पास कंट्रोल के ऑप्शन, यही वजह है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर जो कंट्रोल की फील्ड में आप ज़्यादा देखोगे ना, वो इलेक्ट्रॉनिक्स के बंदे देखोगे, क्योंकि कंट्रोल आज का मेजर कंट्रोल सारा इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास वर्सटैलिटी बहुत है, इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस बहुत आ गए हैं, एम्पलीफायर्स बहुत आ गए हैं, बहुत काम, आपके पास बहुत वैरायटी आ गई है, तो यू कैन डिज़ाइन अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्रोल सिस्टम जिसमें बहुत ज़्यादा फंक्शंस हो। आएगी बात समझ? तो दिस इज़ द एप्लीकेशंस इन ऑटोमोबाइल्स। अच्छा जी, नेक्स्ट
जो है इंस्ट्रूमेंटेशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं जिसमें आपके पीएलसी, डीसीएस, SCADA सिस्टम, ये मेरी जॉब थी, ये मैं करके आया हूँ। इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होती है जी? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। लाइक आपका जो है वो मीटर है, मसलन आप तार को पकड़ या तार को देख के तो नहीं बताओगे ना इसमें कितना करंट जा रहा है, भाई यू नीड सम मीटर, मीटर लगाओगे तो पता चलेगा ना, ऐसे तो नहीं होता भाई इसमें इतने वोल्ट हैं, इसमें इतना करंट है, ऐसे थोड़ी बता सकते हैं ना, आप उसको मेजर करोगे बाकायदा, तो उसके लिए आपको मीटर चाहिए। मीटर कैसे काम कर रहा होता है? मीटर आपको कैसे बता रहा है कि भाई ये रेजिस्टेंस है, वो नॉलेज जो है, वो नॉलेज उसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन। उसमें हम ये इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ाते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स काम कैसे करते हैं, उसका नॉलेज। तो और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस का जो डीसीएस है, ये आपके सामने जैसे पीएलसीज लगी हैं, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स, ठीक है, डीसीएस, स्काडा, और ये जो आपकी ऑटोमेशन सिस्टम, ये पीएलसी लगी है, ये सारा हम कराते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल का कोर्स है, उसमें ये सारा करवाता हूँ। लैब भी अक्सर मैं इसकी लास्ट टाइम मैंने करवाई थी। पीएलसी हम कराते हैं, वो इंडस्ट्री में भी लगी हुई है। ये जनाब इसकी एप्लीकेशंस हैं। फिर फर्दर ये ऑयल एंड गैस की जो प्लांट है, इसमें मैं था। ऑयल एंड गैस के प्लांट्स हैं, कंज्यूमर गुड्स जो होती हैं उसका प्लांट जो है, ये बॉटलिंग प्लांट है। फिर ये देखो गाड़ियों वाला प्लांट यहाँ पे लगा हुआ है, Hyundai का। हमारे बच्चे ने एक इंटर्नशिप भी किया, जो हमारे पास जॉब कर रहा है इधर, उसने Hyundai में यहाँ पे की हुई है इंटर्नशिप। तो एम्बेडेड का जो है आपका एम्बेडेड ये जो एम्बेडेड का जो प्लांट होता है, एम्बेडेड जो कंट्रोलर्स वगैरह बन रहे होते हैं, उस पर इसकी खपत है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स की। तो देयर आर लॉट्स ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस फॉर द इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।